नमस्कार। वेलकम टू करियर एजुनेस्ट। हाँ, तो हम इंडियन इकोनॉमी यानी कि मैक्रो जो इकोनॉमी है उसके हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस यहाँ पे देख रहे हैं और हमने फर्स्ट और सेकंड यूनिट के क्वेश्चन अपलोड कर दिए हैं। अब हम बात कर रहे हैं यूनिट थर्ड से बनने वाले शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की, और ये क्वेश्चन आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को भी करने में हेल्प करते हैं। तो एपिसोड नंबर 2 में आपका स्वागत है। तो करते हैं इस यूनिट की शुरुआत। इस यूनिट का जो सिलेबस है वो होगा नीड ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया, लार्ज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, इम्पोर्टेंस, डेवलपमेंट प्रॉब्लम एंड न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसीज एंड चेंजेज, इन्वेस्टमेंट ऑफ फॉरेन कैपिटल इन इंडिया एंड मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। तो यूनिट थर्ड के ये कुछ टॉपिक्स है जो इंडियन इकोनॉमी के हैं। तो हम बात करते हैं इन सारे टॉपिक से बनने वाले शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नीड ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया। भारत में इंडस्ट्रियलाइजेशन की नीड क्या है, यानी क्या है या फिर क्यों है, ये दोनों ही बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखो, आपको ये पता होना चाहिए बच्चों कि व्हाट इज़ इंडस्ट्रियलाइजेशन, कि इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते किसको है। सपोज करो यहाँ पर एक इंडस्ट्री है और ये इंडस्ट्री का काम है फर्नीचर बनाने का। अब फर्नीचर बनाने की इंडस्ट्री, तो कहीं ना कहीं से इनको क्या लेना है, रॉ मटेरियल भी परचेज करना है। तो ठीक है, तो रॉ मटेरियल जहाँ से परचेज करेंगे उसके साथ ही अलाइड है। इसके साथ ही कहीं ना कहीं से इनको हार्डवेयर का सामान भी लेना पड़ेगा, तो इस हार्डवेयर की इंडस्ट्री से रिलेटेड है। कहीं ना कहीं इनको हेवी मशीनरीज भी लेनी पड़ेगी, उस मशीन बनाने वाली इंडस्ट्री से इनका रिलेशन है। इनको पेंट पॉलिश करने के लिए जो सैनिटरी आइटम है वो इनको लेने पड़ेंगे, तो सैनिटरी जो इंडस्ट्री है उनसे रिलेटेड ये हो गए। फिर इनको कहीं ना कहीं होलसेल में बेचेंगे, फिर वहाँ से रिटेल सेल में जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके अब वहीं ये सैनिटरी इंडस्ट्री है, ये भी कहीं मशीनरी इंडस्ट्री पे डिपेंडेंट होगी। हार्डवेयर इंडस्ट्री ये भी कहीं मशीनरी पे डिपेंडेंट होगी, और कहीं ना कहीं इनका रॉ मटेरियल भी कहीं से आएगा। तो इस तरीके से एक इकोनॉमी में जो कई सारी इंडस्ट्रीज एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट होती है, इनका डेवलप होना क्या कहा जाता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन। यानी एक इंडस्ट्री का लिंक होना दूसरी इंडस्ट्री से, और दूसरी इंडस्ट्री का लिंक होना तीसरी इंडस्ट्री से, और आपस में सारी इंडस्ट्रीज का इंटरलिंक्ड होना कहलाता है इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो आई होप आप ये इंडस्ट्रियलाइजेशन समझे होंगे। बात करते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन की नीड की, कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की नीड क्यों है, क्या एसेंशियल्स है। तो पहला, इट क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। इंडस्ट्रीज अगर डेवलप होगी, यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन की अगर प्रोसेस होती है, तो उस इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट की खूब सारी अपॉर्चुनिटीज़ क्या हो जाती है, जनरेट होती है। सेकेंड, प्रमोट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड मॉडर्नाइजेशन। इकोनॉमी के डेवलपमेंट को ये इन्हेंस करता है, प्रमोट करता है, साथ ही में नई नई टेक्नोलॉजी को ये इंट्रोड्यूस करता है और इकोनॉमी को मॉडर्नाइजेशन की ओर लेकर जाता है। तो अगर हम बात करें मॉडर्नाइजेशन की, तो हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन की क्या है, नीड है। नेक्स्ट, रिड्यूस इन डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर। यानी बात करें अगर पुरानी, तो हमारा जो इकोनॉमी सेक्टर है, यू नो दैट, ये कितने पार्ट्स में डिवाइड है, 3 पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट इसको हम बोल देते हैं प्राइमरी सेक्टर, सेकंड को बोल देते हैं इंडस्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर यानी इंडस्ट्री, और थर्ड को बोल देते हैं सर्विस सेक्टर। तो मोस्ट ऑफ द, अगर मैं पुरानी बात करूँ तो हम किस पे डिपेंडेंट है, एग्रीकल्चर पे ज़्यादा डिपेंडेंट थे। अब एग्रीकल्चर के डिपेंडेंट से हमारी जो डेवलपमेंट है वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, स्लो डाउन हो जाता है। अब हमारा जो सबसे ज़्यादा जो एरिया है वो का है, सर्विस सेक्टर का है, उसके बाद इंडस्ट्रीज़ का है, उसके बाद किसका है, एग्रीकल्चर का। तो हमारी जो डिपेंडेंसी है एग्रीकल्चर पे फॉर लिविंगहुड या फॉर अर्निंगहुड, वो क्या है, कम होना, क्योंकि यहाँ से वह लेबर या वो मैन पावर शिफ्ट हो इंडस्ट्रीज़ की तरफ, सर्विस सेक्टर की तरफ, तो इकोनॉमी ज़्यादा फास्ट ग्रोथ करेगी। फिर है इन्हेंसेस एक्सपोर्ट्स एंड रिड्यूसेस इंपोर्ट्स। हम एक्सपोर्ट को क्या करें, इन्हेंस करें, एक्सपोर्ट को हम ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करें, और इंपोर्ट को हम क्या करें, कम करें, उनको हम रिप्लेस करें हमारे मेड इन इंडिया, यूँ कहें हम होममेड आइटम से हम इंपोर्ट को रिप्लेस करें और एक्सपोर्ट को हम मोटिवेट करें, इन्हेंस करें। इसके लिए किसकी ज़रूरत है,
इंडस्ट्रियलाइजेशन की नीड है। एंड लास्ट है हेल्प्स इन बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट, यानी एक इकोनॉमी का हर एरिया, यानी कि अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, तो जो बैकवर्ड एरियाज हैं उनको भी क्या करें, डेवलपमेंट उनका भी किया जाए। और ये कैसे पॉसिबल है, ये इंडस्ट्रियलाइजेशन से ही पॉसिबल है। आज अगर मैं थार डेजर्ट की बात करूँ तो थार डेजर्ट में अगर आज कोई फैक्ट्री लगती है या वहाँ पर आज कोई इंडस्ट्री लगती है तो उस इंडस्ट्री के लिए वाटर भी आएगा, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी भी बनेगी, रोड ट्रांसपोर्टेशन भी होगा, कम्युनिकेशन भी होगा, और इनके बाद वहाँ पर धीरे धीरे और दूसरी इंडस्ट्रीज़ भी इस्टेब्लिश होने लग जाएगी। और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं दोस्तों, इंडस्ट्रियलाइजेशन बोलते हैं। तो इससे हमारे हर एरिया की ग्रोथ होती है, हर एरिया का डेवलपमेंट होता है। तो आई होप आप समझे होंगे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की नीड क्यों है। इनको इंडस्ट्रियलाइजेशन की नीड भी कह सकते हैं, इम्पोर्टेंस भी कह सकते हैं, एसेंशियल्स भी कह सकते हैं, जो आप इसको कहना चाहो। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंशन एनी टू इंपॉर्टेंस ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के इंपॉर्टेंस के कोई 2 पॉइंट आप मेंशन करो। पहला, दे प्रोड्यूस गुड्स इन बल्क एट लोअर कॉस्ट, यानी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में जो प्रोडक्शन के स्केल होता है वो क्या होता है, लार्ज होता है। तो लार्ज होता है तो पर यूनिट जो कॉस्ट होती है वो क्या होती है, मिनिमम होती है। तो जब कॉस्ट अगर कम होगी तो डेफिनेट सी बात है पर यूनिट प्राइस भी क्या होगी, कम होगी। और कम प्राइस होगी तो आराम से वह कंज्यूमर तक अपनी पहुंच बना पाएगी। तो बल्क साइज में जब प्रोडक्शन होगा तो कॉस्ट क्या होगी, कम होगी। तो पहला इसका ये एक इम्पोर्टेंस हो गया या बेनिफिट हो गया। सेकंड है जनरेट लार्ज एम्प्लॉयमेंट एंड कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू जीडीपी। तो जब इतनी लार्ज स्केल पे इनका प्रोडक्शन होगा तो ऑब्वियस सी बात है इनको लार्ज स्केल पे ही किसकी नीड पड़ेगी, एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने की नीड पड़ेगी, या यूँ कहे लेबर की या मैन पावर की इनको नीड रहेगी। और मैन पावर की नीड होगी तो ये एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करेंगे। और एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा तो एम्प्लॉयमेंट से लोगों की क्या होगी, इनकम होगी। इनकम होने से वो क्या कर पाएंगे, सेविंग कर पाएंगे। सेविंग करने से वो क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। इधर इनकम होगी तो वो डिमांड कर पाएंगे, डिमांड कर पाएंगे तो मार्केट में और इंडस्ट्रीज डेवलप होगी। तो ये प्रोसेस है जो आपस में इंटरलिंक्ड है। तो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ का बेनिफिट क्या है, ये बल्क साइज में प्रोडक्शन करती है लोअर कॉस्ट पे, और साथ ही में ये ह्यूज स्केल पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है और जीडीपी में बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन करती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट 2 प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज इन इंडिया। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज इंडिया में कोई 2 प्रॉब्लम बताइए जो फेस करती हैं। तो पहला, हाई कैपिटल रिक्वायरमेंट, क्योंकि लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ की जो मशीनरीज है वो बहुत ही हेवी मशीनरी होती है और उनमें बहुत ही ज़्यादा कैपिटल की क्या होती है, नीड होती है। एक एग्जांपल देता हूँ कि जो हमारी बाड़मेर रिफाइनरी है, जो बीकानेर रिफाइनरी है, उसमें तकरीबन 43,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है। तो क्योंकि वो लार्ज स्केल पे है, अब इतना बड़ा अमाउंट उसके लिए चाहिए, तो उसमें गवर्नमेंट का और HCL का जो कंट्रीब्यूशन है, HPCL का, वो इस तरीके से 74 और 26, तो बड़ी अमाउंट चाहिए क्योंकि बड़ी इंडस्ट्रीज़ है। तो सिंपल सी बात है, इनको हाई कैपिटल की नीड होती है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है फाइनेंस की रिक्वायरमेंट के लिए। सेकंड, प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू लेबर स्ट्राइक्स एंड पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे मान लो बड़ी कंपनी है या बड़ी इंडस्ट्रीज़ है, उनको जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है लाइक वाटर, एनर्जी, रोड ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, ये बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। अगर ये इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा एडवांस नहीं होगा, पुअर होगा, तो कहीं ना कहीं उनकी कॉस्ट इससे ज़्यादा क्या होगी, अफेक्ट होगी। और जब कॉस्ट ज़्यादा होगी तो प्राइस भी क्या होगी, ज़्यादा। तो प्राइस ज़्यादा होने से मार्केट में डिमांड कम रहेगी और अल्टीमेट जो इसका होगा वो इसका प्रॉफिट कम होगा और ये इंडस्ट्री फेल होने की सिचुएशन में रहेगी। तो ये इंडस्ट्रियलाइजेशन को कहीं ना कहीं डिमोटिवेट करेगा। तो ये 2 प्रॉब्लम है जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री इंडिया में फेस करती है। बढ़ते हैं आगे। डिफाइन MSMEज, बहुत इंपॉर्टेंट ये आपके सिलेबस का क्वेश्चन है कि क्या होती है MSME। MSME का पूरा नाम ध्यान रखना दोस्तों, MSME का नाम है माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज, यानी जिनको हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बोलते हैं, स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री बोलते हैं, उनकी जो नई डेफिनेशन है उसमें इनको क्या बोला गया है, MSME बोला गया है। MSME का मतलब है जिनमें MSME आर बिजनेसेस दैट आर कैटेगराइज्ड बेस्ड ऑन देयर इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट एंड एनुअल टर्नओवर, यानी कि
उनमें कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है और वो एनुअली कितना टर्नओवर या कितने का बिजनेस कर रहे हैं, उनके अकॉर्डिंग उनको कैटेगराइज किया गया है। 3 कैटेगरी में उनको कैटेगराइज किया गया है। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि जो माइक्रो इंटरप्राइजेज है, ऐसा कोई इंटरप्राइजेज जिसमें हमने 1 रुपये से लेके 1 करोड़ रुपए तक का इन्वेस्टमेंट कर रखा हो, या वो 5 करोड़ रुपए तक का एनुअल टर्नओवर करता हो, उसको बोला जाता है माइक्रो इंटरप्राइजेज। सेकंड आता है स्मॉल इंटरप्राइजेज। स्मॉल इंटरप्राइजेज वो होता है दोस्तों जिसमें 1 करोड़ टू 10 करोड़ रुपए तक का किया हुआ हो, इन्वेस्टमेंट किया हो, और वो 5 करोड़ से 50 करोड़ तक का क्या करता हो, टर्नओवर उसका एनुअली होता हो, उसको बोला जाएगा स्मॉल इंटरप्राइजेज। और मीडियम इंटरप्राइजेज में वो इंटरप्राइजेज आएगा जिसमें 10 करोड़ से लेकर 50 करोड़ तक का क्या किया हो, इन्वेस्टमेंट किया गया हो, या 50 करोड़ से लेकर 250 करोड़ तक का जो टर्नओवर करता हो एनुअली, वो मीडियम इंटरप्राइजेज में होगा। और जिसमें 50 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट हो और 250 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर हो, वो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ में आ जाएगा। तो आई होप आपको एमएसएमई समझ में आया होगा। एमएसएमई को हम डिफाइन करते हैं उनमें किए गए इन्वेस्टमेंट और एनुअली उसके टर्नओवर के अकॉर्डिंग उनको हम कैटेगराइज करते हैं। एज पर द रिवाइज्ड डेफिनेशन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इफेक्टिव फ्रॉम 1 जुलाई 2020 अंडर द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज डेवलपमेंट एक्ट 2006। ये जो डेफिनेशन है वो सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग दोनों पर कॉमनली अप्लाई है। 2006 से लेकर 2020 तक ये सर्विस सेक्टर के लिए अलग थी और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए अलग थी, बट 1 जुलाई 2020 से ये दोनों के लिए कॉमन हो गई है। एज पर इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर एमएसएमई की कैटेगरी को कैटेगराइज किया गया है। तो आई होप आप एमएसएमई समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर दी 2 मेन एडवांटेजेज ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। अब इकोनॉमी में एमएसएमई इंडस्ट्री होने के कोई 2 एडवांटेज आपको बताने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इट प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट विद लो इन्वेस्टमेंट। एमएसएमई में इन्वेस्टमेंट कम करना पड़ता है दोस्तों, और ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के क्या है, इनको पंप बोला जाता है। एम्प्लॉयमेंट जनरेट के ये पंप है इकोनॉमी में, यहाँ से खूब सारा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। अगर हम बात करें स्पेशली राजस्थान जैसे स्टेट की, और राजस्थान में भी अगर हम बात करें थार जैसे डेजर्ट की, जहाँ पर खूब सारे पॉपुलेशन है इस एरिया में, तो इस एरिया में जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट है वो तो किससे होता है, एमएसएमई से ही होता है। तो एमएसएमई एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के पंप बोले जाते हैं। नेक्स्ट, हेल्प इन रीजनल डेवलपमेंट एंड रिड्यूस इनकम इनइक्वालिटीज या डिस्पैरिटीज। एमएसएमई क्या करते हैं, रीजनल डेवलपमेंट को प्रोड्यूस करने में, या यूँ कहें रीजनल डेवलपमेंट को मोटिवेट करते हैं या रीजनल डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। और जो इनकम डिस्पैरिटीज है, यानी जो अमीर गरीब वाला जो डिफरेंस है, या ये कहे एक तबका रिच है और एक तबका पुअर है, तो दोनों में इस गैप को ये कम करने में क्या करता है, हेल्प करता है। तो ये इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ या इनकम डिस्पैरिटीज़ को रिड्यूस करता है और रीजनल डेवलपमेंट में ये हेल्प करता है। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्टेट 2 डेवलपमेंट प्रॉब्लम ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की कोई 2 समस्याएं बताए। तो पहली है लैक ऑफ एक्सेस टू फाइनेंस। अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को फाइनेंस के लिए बहुत ज़्यादा क्या करना पड़ता है, दिक्कतें आते हैं। अगर आप प्रेजेंट की बात करो तो हम प्रेजेंट के सिनेरियो में नहीं ले रहे हैं, क्योंकि आपकी बुक्स ऑलरेडी 10-15 साल पीछे है, सिलेबस आपका इतना पीछे है, अप टू डेट नहीं है। तो अगर हम करंट की बात करें तो करंट में बहुत सारी स्कीम गवर्नमेंट लेके आई है, जिसमें बहुत सारी स्कीम है जहाँ से आप बहुत ईजिली लोन ले सकते हो। बट अगर मैं बात करूँ आपकी बुकिश लैंग्वेज की, तो वहाँ पर ये साफ साफ लिखा है लैक ऑफ एक्सेस टू फाइनेंस। अब अगर इसको मॉडिफाई करें प्रेजेंट सिनेरियो में, तो हम ये कह सकते हैं लोगों में अवेयरनेस नहीं है फाइनेंस को कैसे एक्सेस किया जाए। फाइनेंस के सोर्सेज तो है बट अवेयरनेस नहीं है। तो आप अगर बुकिश लैंग्वेज की बात करो तो ये पॉइंट भी लिखो और अवेयरनेस का पॉइंट भी आप लिख सकते हो। नेक्स्ट है आउटडेटेड टेक्नोलॉजी एंड पुअर मार्केटिंग सपोर्ट। ये ज़रूर है कि इनकी जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही ज़्यादा ट्रेडिशनल है, ठीक है, और आउटडेटेड है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी से थोड़ा काम स्पीड से होगा, और स्पीड से होगा तो जो प्रोडक्ट है थोड़ा रिफाइन होगा तो उसकी जो कॉस्ट है वो थोड़ी कम होगी, कॉस्ट कम होगी तो प्राइस कम होगी, प्राइस कम होगी तो सेल ज़्यादा होगी।
तो इनकी टेक्नोलॉजी आउटडेटेड होने की वजह से कॉस्ट इनमें ज़्यादा लगती है, लेबर पावर इसमें ज़्यादा लगता है, दैट्स वाई इनकी प्राइस ज़्यादा होती है। प्राइस ज़्यादा होती है तो थोड़ा सेलिंग कम हो पाता है, तो रेवेन्यू कम जनरेट हो पाता है, प्लस मार्केटिंग जो सपोर्ट है वो इनका पुअर होता है, क्योंकि इनका सीधा का सीधा जो कंपटीशन है वो किन से होता है, मल्टीनेशनल कंपनी से होता है। तो कहीं ना कहीं ये दो प्रॉब्लम है मेजर जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की है। आई होप आप ये समझ गए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन, दैट इज़ व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991। जो NEP 1991 है उसकी क्या फीचर्स है बताए। तो पहला है एबोलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग फॉर मोस्ट इंडस्ट्रीज। बहुत सी इंडस्ट्रीज़ के लिए जो इंडस्ट्रियल लाइसेंस लेना रिक्वायर्ड था उसको एबोलिश कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। सेकंड, एनकरेजमेंट टू प्राइवेट सेक्टर एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। प्राइवेट सेक्टर को इनक्रेज किया कि आप आओ और इकोनॉमी को डेवलप करने में हेल्प करो। साथ ही में जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है जिस पे कई तरीके की रेस्ट्रिक्शंस लगी हुई थी उनको क्या कर दिया गया, कम कर दिया गया। नेक्स्ट, रिडक्शन इन रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। पहले पब्लिक सेक्टर का रोल बहुत ज़्यादा हुआ करता था इंडियन इकोनॉमी में, बट आफ्टर 1991 या यूँ कहे फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ LPG इस पब्लिक सेक्टर के रोल को रिड्यूस किया गया। नाउ नेक्स्ट, लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट्स। जो फॉरेन टेक्नोलॉजी के साथ हमारे एग्रीमेंट्स थे या यूँ कहे विदेशों के साथ हमारे टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग एग्रीमेंट्स थे, उनमें बहुत ज़्यादा लिबरलाइजेशन गवर्नमेंट ने या यूँ कहे इकोनॉमी ने दिखाया। तो ये कुछ फीचर्स है किसके, NEP 1991 के। इसके साथ ही आप ये कह सकते हो LPG मॉडल को हमने क्या किया, एडोप्ट किया। बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन एनी 2 चेंजेस इंट्रोड्यूस बाय द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी। न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी का मतलब यही है 1991। कौन से 2 चेंज है जिनको इंट्रोड्यूस किया गया। तो पहला, FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अलाउड इन वेरियस सेक्टर। पहले लिमिटेड सेक्टर में FDI अलाउड था और लिमिटेड परसेंटेज रेशियो के साथ अलाउड था। इसके बाद बहुत सारे सेक्टर में FDI को अलाउ किया गया। साथ ही में MRTP एक्ट एबोलिश्ड टू इनक्रेज कंपटीशन। जो MRTP एक्ट था दोस्तों ये आया था 1969 में, जो कि मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिस को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए आया था, जो कि कंपटीशन को कहीं ना कहीं दबाता था। तो इस एक्ट को भी क्या किया, एबोलिश कर दिया गया और बाद में कंपटीशन एक्ट लाया गया, जो कि एक अलग अपना सब्जेक्ट मैटर है। तो आप यहाँ पे ये कह सकते हो MRTP एक्ट को एबोलिश करके कंपटीशन एक्ट को लेकर आए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई इज़ फॉरेन कैपिटल इम्पोर्टेंट फॉर इंडिया। इंडिया के लिए जो फॉरेन कैपिटल है उसकी ज़रूरत क्यों है। पहला देखते हैं, हेल्प्स इन ब्रिजिंग द इन्वेस्टमेंट गैप। जो इन्वेस्टमेंट गैप है उसको ब्रिज आउट करने के लिए हमें फॉरेन कैपिटल की क्या है, नीड है, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट से हमें अच्छा खासा पैसा मिल जाता है। तो हमारे यहाँ पे जो फाइनेंस की प्रॉब्लम थी उसका सॉल्यूशन हमें मिल जाता है। जो इन्वेस्टमेंट का जो गैप है उसको ये ब्रिज करने में क्या आता है, हेल्प करता है। नेक्स्ट, ब्रिंग्स एडवांस्ड टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। तो जो एडवांस टेक्नोलॉजी है वो हम अपनी इकोनॉमी में ला पाते हैं और साथ ही में कई तरह की मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को हम यूज कर पाते हैं, या यूँ कहें मॉडर्न मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी को हम यूज करके अच्छे से मैनेज करके हमारी जो इंडस्ट्रीज़ है उनका जो प्रोडक्टिविटी है उनको हम इंक्रीज करने में हेल्प हमें मिलती है। फिर है बूस्ट एक्सपोर्ट्स एंड एम्प्लॉयमेंट। तो फॉरेन कैपिटल के आने से हमारा जो एक्सपोर्ट है वह बूस्ट होता है, साथ ही में एम्प्लॉयमेंट जनरेट भी अच्छे से हो पाता है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंस है फॉरेन कैपिटल का इंडिया की इकोनॉमी में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम 2 सोर्सेज ऑफ फॉरेन कैपिटल इन इंडिया। इंडिया में फॉरेन कैपिटल का क्या कोई 2 सोर्स बताओ। तो पहला तो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड सेकंड हो गया फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, यानी विदेशों से कोई इंस्टीट्यूशन के मार्फत हमें इन्वेस्टमेंट मिलता है और विदेशों से डायरेक्ट इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये 2 हमारे पास FDI के या यूँ कहे फॉरेन कैपिटल के सोर्स हो गए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ ए MNC मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन नाम में समझ में आ रहा है, एक ऐसा कॉरपोरेशन जो कई नेशन में क्या करता हो, वर्क करता हो, उसको बोलते हैं मल्टीनेशनल
corporation. An MNC is a company that operates in more than one country with its headquarters in one country and branches in other country. जैसे अगर हम बात करें कि कोई कंपनी है, ठीक है, जैसे रिलायंस है, रिलायंस का हेडक्वार्टर इंडिया में हो गया। रिलायंस की एक ब्रांच यूएस में है, एक ब्रांच चाइना में है, एक ब्रांच जापान में है, एक ब्रांच पाकिस्तान में है, एक ब्रांच यूके में है, एक ब्रांच कहीं और है। तो कई सारे नेशन में इसका क्या है, बिजनेस चल रहा है, बट हेडक्वार्टर का है इंडिया में। तो एक ऐसी कंपनी या एक ऐसा कॉरपोरेशन जिसका किसी पर्टिकुलर कंट्री में तो हो हेडक्वार्टर और अदर कंट्रीज़ में वह क्या करती हो, जॉब करती हो या बिजनेस करती हो, ब्रांचेज उसकी हो, तो उसको बोला जाता है MNC, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेंशन 2 एडवांटेजेज ऑफ MNCs इन इंडिया। इंडिया में MNCs के कोई 2 एडवांटेज बताओ। तो पहला है प्रमोट टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र एंड ग्लोबल इंटीग्रेशन। तो क्योंकि जैसे मान लो कोई यूएस की कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है और इंडिया में बिजनेस कर रही है, तो ऑब्वियस सी बात है यूएस की कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी को लेकर वह इंडिया में काम करेगी। तो एक तो जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो ट्रांसफ़र होती है, साथ ही में हमारी जो इकोनॉमी है वो ग्लोबल लेवल पे दूसरी कंट्रीज़ के साथ इंटीग्रेट होती है। तो ये इसका बेनिफिशियल है कि हमारे यहाँ के जो फैक्टर्स है, प्रोडक्ट्स है, उनके यहाँ के फैक्टर्स और प्रोडक्ट्स है वो एक दूसरे में क्या हो सकते हैं, फ्लो हो सकते हैं। तो ग्लोबल इंटीग्रेशन का हमें बेनिफिट मिल जाता है। नेक्स्ट, क्रिएट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ एंड इम्प्रूव प्रोडक्ट क्वालिटी। कई तरीके की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती है, साथ ही में जो प्रोडक्ट क्वालिटी है वो इम्प्रूव होती है। आपने कहीं से सुना भी होगा कि ये आइटम तो एक्सपोर्ट क्वालिटी का है। कौन सी क्वालिटी का है, एक्सपोर्ट क्वालिटी का है। दैट मीन्स बहुत ही शानदार क्वालिटी जिस प्रोडक्ट की होती है वो एक्सपोर्ट क्वालिटी का होता है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में हम फर्जी चीज़ें लेकर नहीं बेच सकते या नहीं बेच पाते। वहाँ हमें बहुत ज़्यादा फाइन क्वालिटी देनी पड़ती है, उससे प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मेंशन 2 डिसएडवांटेजेज ऑफ MNCs इन इंडिया। अब इंडिया में MNCs के क्या 2 डिसएडवांटेज है या यूँ कहे इनके क्या नुकसान है। तो पहला है may लीड टू एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लोकल रिसोर्सेज। यानी कोई MNCs है, उनके पास हेवी मशीनरी है, हेवी वह लेबर को या मेन पावर को वह या हाई स्किल्ड लोगों को वह हायर कर सकता है। तो एक रीज़न ये हो सकता है या एक नुकसान ये हो सकता है कि जो हमारे लोकल रिसोर्सेज है उनको वो क्या कर ले, अच्छे से एक्सप्लॉइट कर ले, उनका बहुत ज़्यादा शोषण कर सकते हैं, पहला। सेकंड, कैन हार्म डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज ड्यू टू टफ कंपटीशन। अब क्योंकि MNCs है, इनके पास फाइनेंस बहुत अच्छा खासा होता है, हाईली स्किल्ड इसके पास लेबर या वर्कर होते हैं और हेवी मशीनरीज ये यूज करते हैं। अब हर मामले में ये क्या है, हावी है या हाई है। तो जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ है जो इनके सामने बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ जाते हैं, उन पर उनको ये हार्म कर सकते हैं, उनको ये दबा सकते हैं। और उनके साथ जो टफ़ कंपटीशन होता है, जो कट थ्रोट कंपटीशन होता है, उसमें डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ कहीं ठहर ही नहीं पाते, इनके सामने कुछ भी नहीं लग पाते। तो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ पे इनका बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। तो ये कुछ डिसएडवांटेज है MNCs के। तो ये थी हमारी सेकंड यूनिट, थोड़ी थर्ड यूनिट जो इंडियन इकोनॉमी से थी वो हमने यहाँ पे करी। अगर आप BA के, BA LLB के, MA के, BCom, MCom, MEFA असिस्टेंट प्रोफेसर या कंपटीशन एग्जाम में इकोनॉमिक्स की तैयारी कर रहे हो तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बनता है। जल्द ही मुलाकात करेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जुड़े रहिए, बने रहिए करियर एजुनेस्ट के साथ। धन्यवाद।